हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेंटर ऑन डिमांड। अभी मैंने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसका मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखना, क्योंकि आज जो मैं ये टॉपिक से स्टार्ट कर रही हूँ वो उस वीडियो का कंटिन्यूशन है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एफकॉन्स केस बताया था। अब मैं जो बता रही हूँ वो है सालिम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो 2005 में आया था और वो 2010 में केस आया था। ये इससे पहले का केस इसलिए है क्योंकि इस केस से मैंडेटरी ये कहा गया था कि आपको जो मैंडेटरी एडीआर फॉलो करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 89। सो ये एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की थी। किसके लिए? तो जो सीपीसी में अमेंडमेंट्स लेकर आए थे, जिसका मेन एम ये था कि जो सिविल लिटिगेशन इतनी लेंथी प्रोसेस से होती है, हियरिंग्स और डिले हो रहा है, बहुत ज़्यादा बैकलॉग ऑफ केसेस है इन इंडिया। So to reduce those backlog of cases and number of cases, they introduce a alternative dispute resolution system in section 89 in CPC. So ये सालिम एडवोकेट बार एसोसिएशन के केस लॉ से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये अराइज हुआ था। अब ये जो रूल है, ये जो रूलिंग थी, वो की रिफॉर्म्स उन्होंने वैलिडेट किए थे, जिसमें सबसे फर्स्ट यही था मैंडेटरी एडीआर अंडर सेक्शन 89, वेयर अ कोर्ट थिंग्स कि इफ देयर केसेस इज ऑफ दैट नेचर कि उसे हम बाहर सेटल कर सकते हैं, देन दे रेफर द केसेस टू द एडीआर। अब आपने इस केस के बाद में जो हमने एफकॉन्स केस पढ़ा था, उसमें मैंने आपको यही बताया था कि ऐसे कौन कौन से केसेस है जो आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेबल है या नहीं है। तो ये इसमें और ज़्यादा क्लैरिटी हमें एफकॉन्स केस से मिली थी। सालिम केस से हमें ये पता चला था कि सेक्शन 89 एडीआर को मैंडेटरी करता है, बट कौन सी केसेस जाएंगे वो हमें एफकॉन्स केस से ज़्यादा क्लैरिटी मिली थी। ओके, इसमें उन्होंने रिटन स्टेटमेंट्स में स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस भी कर दी थी, लाइक विद इन 90 डेज के अंदर अंदर हमें रिटन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, और जो भी एविडेंसेस है उसमें आप एफिडेविट्स यूज करोगे, ऐसे उन्होंने कुछ गाइडलाइंस निकाली थी। सो ये केस लॉ इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क माना जाता है एडीआर फील्ड के लिए। और क्योंकि हम आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए तो हर स्टूडेंट को एटलीस्ट ये दो केस लॉज आपको याद होने चाहिए, सालिम एडवोकेट एंड एफकॉन्स केस। तो आई होप आपको ये सालिम एडवोकेट वाला केस समझ आ गया होगा। अब आज हम एक और केस लॉ पढ़ने वाले हैं, बाल्को केस है जो फेमस है, जो है भारत एल्यूमिनियम कंपनी वर्सेस केसर एल्यूमिनियम टेक्निकल सर्विस इनकॉर्पोरेशन। अब ये जो जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बाल्को केस भी कहते हैं, ये केस से के वजह से एक बहुत बड़ा जो डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट होता था रिगार्डिंग द इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेशन, वो इसे काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुई थी। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स आने वाले हैं जो माइंड भी आपको लगेगा कि यार ये सब टर्म्स क्या है, तो हम धीरे धीरे इसके लिए एक अलग वीडियो भी बना दूंगी मैं। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे आर्बिट्रेशन बहुत डिटेल में समझना है, इफ़ यू वांट टू एक्सपर्टीज और स्पेशलाइज इन आर्बिट्रेशन, तो आप मेरा एक सेशन बुक कर सकते हैं आर्बिट्रेशन कोर्स के लिए, जो कि मैं 5 दिन कोर्स लूँगी, जिसमें जो टाइम और डेट मैं आपको बता दूंगी। आप उस कोर्स के लिए आप नीचे कमेंट लिख के कर सकते हैं और अपना सेशन बुक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बाल्को केस जो है वो किस लिए हुआ था, फैक्ट्स क्या है? तो बाल्को इज दैट्स भारत एल्यूमिनियम कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई थी केसर एल्यूमिनियम टेक्निकल सर्विसेज के साथ में फॉर सप्लाई और इंस्टॉलेशन। तो दोनों कंपनीज एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई, जिसमें उन्होंने क्लॉज डाला था कि फॉर आर्बिट्रेशन वो लंदन में वो लोग आर्बिट्रेशन करने वाले हैं, जो कि गवर्न होगा बाय इंग्लिश लॉ। अब आपको नहीं पता होगा, ऑब्वियसली बात है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या होता है। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर्बिट्रेशन आप लंदन में जाओ और इंग्लिश लॉ में? यस, ये सब कुछ हो सकता है। सो अगर ये जैसे उन्होंने स्पेशली ये क्लॉज डाला था, आर्बिट्रेशन लंदन में होना चाहिए और गवर्न बाय इंग्लिश लॉ है। अब डिस्प्यूट क्या अराइज हुआ कि जब फॉलोइंग आर्बिट्रल अवार्ड्स इन लंदन, अब जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो पास हुआ इन आर्बिट्रेशन लंदन में हुआ, और वहां पे आर्बिट्रल अवार्ड दिया आर्बिट्रेटर्स ने, जो कि लंदन में हुआ। ओके,
नाउ बाल्को ने वो, क्योंकि ये भारत एल्यूमिनियम कंपनी थी तो इंडिया से थी, तो उन्होंने क्या किया कि एप्लीकेशन फाइल की इन इंडियन कोर्ट्स कि ये जो आर्बिट्रल अवार्ड है उसे सेट असाइड किया जाए। तो उसने उस अवार्ड को चैलेंज किया अंडर सेक्शन 34 ऑफ दिस आर इंडियन एक्ट, यानी कि इंडियन आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के सेक्शन 34 में बाल्को ने क्या किया, इंडियन कोर्ट में सेट असाइड चैलेंज कर दिया उस अवार्ड के अगेंस्ट, और ये आर्ग्यू किया कि जो पार्ट 1 है, क्योंकि हमारा आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो जो पार्ट 1 है वो फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन पे इवन उस पे भी अप्लाई होना चाहिए। मतलब कि जो हमारा जो सेक्शन 34 है वो पार्ट 1 का पार्ट है, ठीक है। और फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है कि जो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन थी वो कहाँ थी, लंदन, तो दैट इज फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन। तो इनका आर्ग्यू ऐसा था कि जो पार्ट 1 है वो फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन पे लगना चाहिए, इसलिए मैं इस अवार्ड के अगेंस्ट जो चैलेंज कर रहा हूं वो वैलिड है। अब जजमेंट क्या आया, तो द सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल्ड किया प्रीवियस रूलिंग्स भाटिया इंटरनेशनल एंड वेंचर ग्लोबल। अब फिर से एक नया केस लॉ हमें दिखता है, भाटिया। अब बाल्को से पहले भाटिया था, ओके। सो होल्डिंग दैट इफ द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन इज आउटसाइड इंडिया, पार्ट 1 ऑफ द एक्ट डज नॉट अप्लाई। जनरली यही होता है कि अगर सीट ऑफ आर्बिट्रेशन बाहर का है, अगर आउट ऑफ इंडिया है, तो इसका मतलब बाहर आर्बिट्रेशन होता है, तो पार्ट 1 ऑफ दिस एक्ट अप्लाई नहीं होता, ओके, पार्ट 1 अप्लाई नहीं होता। अब इम्पैक्ट क्या हुआ इसे, कि जो जजमेंट स्टैब्लिश हुआ, द प्रिंसिपल दैट द लॉ ऑफ द सीट ऑफ द आर्बिट्रेशन दैट इज लेक्स लॉसी आर्बिट्रेरी गवर्न्स द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। इसे ये जजमेंट ने उन्होंने स्टैब्लिश किया था कि जो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन है ना वही गवर्निंग लॉ होता है, मतलब वही आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को गवर्न करता है। अगर आप इंडिया में आर्बिट्रेशन करते हो तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग होती है, अगर आप लंदन में आर्बिट्रेशन करते हो तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग लंदन के लॉ जो है उससे गवर्न करती है। इसलिए सीट ऑफ आर्बिट्रेशन इज अ प्रिंसिपल दैट द लॉ गवर्न्स, जहां पे वो लॉ गवर्न करता है। फॉस्टरिंग मोर आर्बिट्रेशन फ्रेंडली इन्वायरमेंट इन इंडिया, इसलिए ये उन्होंने इसलिए किया था ताकि इंडिया ज्यादा से ज्यादा आर्बिट्रेशन फ्रेंडली हो, ओके, ज्यादा से ज्यादा आर्बिट्रेशन इंडिया में हो, क्योंकि इंडिया का प्रोसेस फॉलो कर सके, इसलिए वो चाहते थे कि प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये जजमेंट दिया। अब प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या है कि द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट दिस रूल अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली टू एग्रीमेंट्स मेड आफ्टर 7 September 6, 2012 टू अवॉइड डिसरप्टिंग ऑनगोइंग। अब देखो जो केसेस चल रहे हैं वो चल रहे हैं, उनको हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो 6 September 2012 के बाद के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे या एग्रीमेंट्स होंगे उसमें ये रूल अप्लाई हो जाएगा, ओके। तो ये बेसिकली भाटिया यानी कि भारत एल्यूमिनियम कंपनी यानी कि बाल्को का केस था, जिससे हमें ये पता चला था कि व्हाट इज सीट ऑफ आर्बिट्रेशन। द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन इज द इट्स मीनिंग इज कि द लॉ दैट गवर्न्स द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, ओके। अब इसमें दूसरा पॉइंट, इसमें ये वाला वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्स लॉसी आर्बिट्राई। एक सीट ऑफ आर्बिट्रेशन होता है, और भी आर्बिट्रेशन के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, जैसे आर्बिट्रेटर्स कहाँ से कौन अपॉइंट करेगा, कहाँ के आर्बिट्रेटर्स होंगे, ओके। द लॉ ऑफ द आर्बिट्रेशन, द एक्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन कौन सा होगा, हर एक कंट्री के अलग अलग होते हैं। अब प्राइवेट जो हम आर्बिट्रेशन लेते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनके खुद के रूल्स होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अब हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। अगर आपको इसे डिटेल में डीप में पढ़ना है, समझना है कि मुझे भाटिया वाला केस भी समझना है, तो आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको भाटिया वाला केस और इसके रिगार्डिंग सारे केसेस समझने हैं, तो देन आई विल अपलोड अ भाटिया केस लॉ वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। इसके अलावा इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं इन द नेक्स्ट वीडियो इज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वीडियो, जिसमें मैं आपको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बताऊंगी कि क्या होता है, क्योंकि इस केस लॉ से आपको कुछ पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखने हैं फॉर द नेक्स्ट वीडियो। दैट इज, एक तो क्लॉज होता है कॉन्ट्रैक्ट और देयर इज अ क्लॉज ऑफ आर्बिट्रेशन, जिसमें क्या क्या वर्ड है, सीट ऑफ द आर्बिट्रेशन,
कौन सा है, एंड बाय द इंग्लिश लॉ तो ये कौन सा लॉ गवर्निंग होता है, ये कुछ वर्ड जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये बाल्को केस और सालेम एडवोकेट वाला केस आपको समझ आ गया होगा। ये केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी स्टूडेंट हु आर स्टडिंग आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। So we will meet in the next video. Please subscribe my YouTube channel and don't forget to press the bell button, क्योंकि आपको next video जो मैं upload करूँगी उसका notification आपको मिल जाएगा। Okay, till then, thank you.